एक छोटी सी बच्ची काव्या जो अपने माता पिता के साथ खुश रहती है। उसकी माँ बीमार है और बिस्तर पर लेटी हुई है। पिता रवि का चेहरा चिंता में डूबा हुआ है। काव्या बेटी, तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। भगवान से प्रार्थना करो कि वो जल्द ही ठीक हो जाए। हे भगवान, मेरी माँ को कुछ नहीं होना चाहिए। मेरी माँ को बचा लीजिए भगवान जी। सुनिए जी, आप बस एक बात का ध्यान रखना। हमारी काव्या, मेरी बच्ची बहुत भोली है। इसे कभी भी अकेलापन महसूस मत होने देना। इसे बहुत प्यार देना। तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैं काव्या को पलकों पर रखूंगा। उसे कभी कोई कमी नहीं होने दूंगा। तो बस हिम्मत रखो और जल्दी से ठीक हो जाओ। हमें छोड़कर कहीं मत जाओ। हाँ माँ, आप जल्दी से ठीक हो जाओ ना। हम सब मिलके फिर से खेलेंगे। आप अपनी तबीयत का ध्यान रखो। मेरी प्यारी प्यारी बच्ची काव्या, तुम दुनिया की सबसे अच्छी बेटी हो। हमेशा अपने पापा का ख्याल रखना। और हाँ, अपना भी ध्यान रखना मेरी जान। समय किसी के लिए नहीं ठहरता। देखते ही देखते माँ की बीमारी बढ़ती चली गई और एक दिन वो सबके सामने हमेशा के लिए आंखें मूंद गई। रवि सदमे में था। उसका चेहरा दुखी और उदासी से भरा था। घर अब काटने को दौड़ रहा था। हर कोना खाली था। उफ, अब मैं क्या करूंगा? इस घर का सारा काम और मेरी छोटी सी काव्या, उसकी माँ के बिना सब कुछ कितना मुश्किल हो गया है। मैं काम पर जाऊं या घर संभालूं, कैसे जिएंगे हम दोनों? रवि के लिए जैसे दिन और रात एक हो गए थे। सुबह जल्दी उठकर काम पर भागो, शाम को लौटकर घर की साफ सफाई, खाना बनाना और अपनी बेटी काव्या को संभालना। एक आदमी अकेला इतना सब कब तक करेगा? उसकी चिंता हर दिन बढ़ती ही जा रही थी। तभी एक दिन रवि की मुलाकात पायल से होती है। पायल भी एक विधवा है और उसकी भी एक बेटी है जिसका नाम सोनल है। देखिए रवि जी, मैं समझ सकती हूँ कि आप अकेले हैं और मैं भी अकेली हूँ। जीवन में एक सहारा तो चाहिए ही होता है। अगर आप चाहें तो हम दोनों मिलकर एक दूसरे का साथ दे सकते हैं और जीवन की एक नई शुरुआत कर सकते हैं, ताकि हम दोनों को अपने बच्चों को पालने में थोड़ी मदद मिल जाए। ये सब आसान नहीं है। काव्या को भी पूछना होगा। काव्या ये सब मानेगी या नहीं मानेगी, मैं नहीं जानता। समझ सकती हूँ, लेकिन हम दोनों एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं और काव्या को भी एक दूसरी माँ मिल जाएगी। इतना कहकर पायल वहां से चली जाती है और रवि घर आ जाता है और काव्या को कहता है, काव्या बेटी, मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारी एक दूसरी माँ ले आता हूँ, क्योंकि घर का काम और मजदूरी करने जाना दोनों करने में बहुत दिक्कत हो रहा है। तो तुम क्या कहती हो? मैं क्या कहूँ पिताजी, आपका जैसा मर्जी। कुछ दिन बाद रवि पायल को घर ले आता है। काव्या बेटी, ये तुम्हारी माँ है। अब हमारे साथ रहेगी। तुम्हें एक नई माँ मिल गई है। काव्या, तुम कितनी प्यारी हो। अब हम सब एक साथ रहेंगे। ठीक है, और ये मेरी बेटी है। तुम दोनों अच्छी दोस्त बनकर रहो। ठीक है माँ। शाम के समय पायल अपनी दोनों बेटियों से कहती है, सोनल और काव्या, सुनो, तुम दोनों घर पर ही रहना। मैं और तुम्हारे पापा बाजार से कुछ जरूरी सामान लेने जा रहे हैं। हम तुरंत लौट आएंगे। ठीक है माँ। ये कहकर पायल और रवि बाजार चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद रवि और पायल बाजार से सामान लेकर खुशी खुशी घर लौट आते हैं। अरे सोनल बेटी, मेरी प्यारी बच्चियों, तुम दोनों कहाँ हो? देखो,
मैं तुम्हारे लिए कितने प्यारे सुंदर सुंदर स्कूल बैग लाई हूँ। जब तुम इन्हें लेकर स्कूल जाओगी ना, तो सब तुम्हें ही देखते रह जाएंगे। वाह माँ, अब कितनी अच्छी हो। ये बैग तो सच में बहुत सुंदर है। माँ, मेरे लिए, क्या मेरे लिए भी कुछ लाई हैं? अरे काव्या बेटी, मैं तुम्हारे लिए भी स्कूल बैग लाई हूँ। देखो कितनी सुंदर है। अब तुम दोनों साथ में रोज स्कूल जाओगी। वाह पायल, तुमने तो घर को फिर से रोशन कर दिया और बच्चियां भी कितनी खुश है। बस मैं तो अपना फर्ज निभा रही हूँ। बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है। ठीक है, चलो अब खाना बनाओ, बहुत जोर से भूख लग रही है। ठीक है जी, मैं तुरंत खाना बना देती हूँ। सब मिलकर खुशी खुशी खाना खाते हैं और फिर सोने चले जाते हैं। अगली सुबह रवि काम पर निकलने की तैयारी करते हैं। ओए, तुम दोनों अब तक सो रही हो? उठ जाओ जल्दी से मेरी बेटियों। अगर ज्यादा देर तक सोओगी तो स्कूल के लिए देर हो जाएगी। ठीक है माँ, हम अभी उठे। तब तक मैं तुम दोनों के लिए गर्मा गर्म नाश्ता लगा देती हूँ। नाश्ता करने के बाद वो दोनों स्कूल चली जाती हैं। गांव शांत ग्राम में रवि सेठ किशन के पास दिहाड़ी मजदूरी का काम करता है। मालिक, आज का मेरा सारा काम मैंने खत्म कर दिया है। आप मेहरबानी करके आज की मेरी मजदूरी दे दीजिए। रवि सेठ किशन से पैसा लेता है और खुशी खुशी घर की ओर निकल पड़ता है। वाह, तुम सबको एक साथ देखकर कितना अच्छा लग रहा है। मेरा तो सारा थकान दूर हो गया। आज मैं बहुत थक गया हूँ। जल्दी से खाना लगा दो। मैं खाना खाकर थोड़ी देर आराम करूँगा। ठीक है जी, आप आराम से मुंह हाथ धोकर तैयार हो जाइए। मैं आपके लिए अभी तुरंत खाना लगा देती हूँ। बहुत बढ़िया। ऐसे ही तुम दोनों रोज साथ में स्कूल जाओगी और खूब मन लगाकर पढ़ाई करना। अब चलो जल्दी जल्दी सारा खाना खत्म करो और फिर जाकर सो जाना। उसी रात गांव में बहुत तेज बारिश आती है। अगली सुबह रवि फिर काम पर जाता है। अरे रवि, तुम देख रहे हो ना, अब तो बरसात का मौसम आ गया है। कल तुमने देखा ही कितनी तेज बारिश हुई। तो सुनो, अभी मेरे पास कोई खास काम नहीं है। तुम ऐसा करो, कुछ दिनों के लिए कोई दूसरा काम ढूंढ लो। रवि उदासी से सिर झुकाए घर लौट रहा था और मन ही मन बहुत चिंतित था। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरा काम भी चला गया। अब मेरा घर परिवार कैसे चलेगा? ऊपर से घर की जिम्मेदारी भी अब पहले से ज्यादा बढ़ गई है। क्या हुआ जी, आप आज काम से इतने जल्दी कैसे लौट आए? सब ठीक तो है ना? अरे भाग्यवान, मालिक ने कह दिया कि अभी बरसात की वजह से उनके पास कोई काम नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं कहीं और काम ढूंढ लूं। अब मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। सुनिए जी, आप एक बार शहर जाकर क्यों नहीं देखते? सुना है वहाँ काम की कोई कमी नहीं है। हो सकता है आपको कोई अच्छा काम मिल जाए। अरे भाग्यवान, शहर, वहाँ तो मैं किसी को जानता भी नहीं। अनजान शहर में मुझे कौन काम देगा? मुझे तो वहाँ का रास्ता भी ठीक से नहीं पता। अरे एक बार कोशिश तो करके देखिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है भाग्यवान, अगर तुम कह रही हो तो मैं कल ही महानगर जाकर काम ढूंढूंगा। अगली सुबह रवि काम की तलाश में महानगर की ओर निकल जाता है। महानगर पहुंचकर उसकी मुलाकात उसके बचपन के दोस्त रमेश से होती है। अरे रवि, तू यहाँ शहर कैसे? तुझे यहाँ देखकर तो मुझे बहुत खुशी हुई भाई। अरे रमेश भाई, क्या बताऊं, गांव में अब कुछ काम नहीं बचा, सब खत्म हो गया। इसीलिए मैं यहाँ काम की तलाश में आया हूँ। ओ रवि भाई, तूने बहुत अच्छा किया जो यहाँ चला आया। सुन, मैं एक बड़े सेठ जी को जानता हूँ, तू उनके पास जा। मैं गारंटी देता हूँ तुझे वहाँ पक्का काम मिल जाएगा। रमेश भाई, तुमने मेरे बुरे वक्त में इतनी बड़ी मदद की है,
मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे कैसी बातें कर रहा है यार, हम दोस्त हैं। अच्छा ठीक है रवि भाई, अब मैं चलता हूँ। तू सेठ जी से जरूर मिल लेना। रमेश वहाँ से चला जाता है और रवि सीधे सेठ जी के पास जाता है। सेठ जी, मेरा नाम रवि है। मैं गांव से आया हूँ महानगर में काम करने के लिए। क्या आपके पास मेरे लिए कोई काम है? मैं बहुत मेहनती हूँ। तुम्हारा नाम क्या है और तुम गांव में क्या काम करते थे? सेठ जी, मेरा नाम रवि है और मैं गांव में मजदूरी का काम करता था। ठीक है रवि, तुम कल से काम पर आ जाना। और हाँ, रहने खाने का इंतजाम भी मैं यहीं पर करवा दूंगा, तुम चिंता मत करना। बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी, मैं कल से बिल्कुल समय पर काम पर आ जाऊंगा। इतना कहकर रवि खुशी खुशी गांव लौट आता है और घर आकर अपनी पत्नी पायल को सब बताता है। अरे भाग्यवान, सुनो सुनो, मुझे महानगर में काम मिल गया। अच्छा जी, ये तो बहुत बहुत खुशी की बात है। मैंने कहा था ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हाँ, लेकिन अब मुझे शहर में ही रहना पड़ेगा। सेठ जी ने कहा है कि मेरे खाने और रहने का इंतजाम वो वहीं पर कर देंगे। तुम बताओ, क्या तुम अकेले घर पर हमारी दोनों बेटियों को ठीक से संभाल पाओगी? अरे हाँ जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप निश्चिंत होकर काम पर जाइए। मैं दोनों बच्चों को अच्छे से संभाल लूंगी। मुझे पूरा विश्वास है खुद पर। अगले दिन सुबह रवि शहर काम करने के लिए निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद धीरे धीरे पायल का असली रंग सामने आने लगा। एक सुबह जब काव्या और सोनल स्कूल के लिए तैयार हो रही थी। ओए काव्या, अब कान खोलकर सुन ले। आज से तू स्कूल नहीं जाएगी, तू घर पर रहेगी और घर का सारा कामकाज निपटाएगी। और सोनल बेटी, तुम स्कूल जाओगी। ठीक है माँ, मेरे स्कूल के लिए देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। ठीक है मेरी सोनल बेटा, आराम से जाना और हाँ, ध्यान से पढ़ना। अरे ओ काव्या, क्या खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही है? जल्दी से अपना स्कूल बैग रख और पूरे घर में झाड़ू लगाना शुरू कर। एक भी कोना छूटना नहीं चाहिए। जी माँ। ठीक है माँ। काव्या अपना बैग रखती है और झाड़ू लेकर पूरे घर में झाड़ू लगाने लगती है। तभी पायल फिर बोलती है, जल्दी जल्दी हाथ चला। झाड़ू लगाने के बाद तुझे पूरे घर में अच्छे से पोछा भी लगाना है। ठीक है माँ। अब जल्दी से खाना बना के रख, मैं तब तक पड़ोस के घर से जरा होकर आती हूँ। सब काम खत्म होना चाहिए मेरे आने तक। काव्या, तुम सोनल के लिए तुरंत खाना लगा दो, उसे भूख लगी होगी। ठीक है माँ। काव्या लगातार काम करके बहुत थक चुकी थी। उसने सोनल को खाना दिया और खुद आराम करने के लिए एक कोने में चली गई। थोड़ी देर बाद पायल आती है और उसे सोदा देकर गुस्सा करती है। अरे ओ काव्या, तुझे शर्म नहीं आती? तू यहाँ चैन की नींद सो रही है और ये जूठे बर्तन कौन धोएगा? क्या मैं धोऊंगी? जी माँ। नहीं माँ, मैं अभी धो देती हूँ। अगली सुबह का समय काव्या झाड़ू लगा रही थी। उसकी आंखों में नींद भरी थी, पर हाथ लगातार काम में लगे हुए थे। तभी अंदर से पायल की तेज आवाज आती है। काव्या, ओ काव्या, कितनी देर से झाड़ू लगा रही है? क्या तुझसे कोई भी काम जल्दी नहीं होता है? तेरी चाल इतनी धीमी क्यों है? मैं तो रोज यही सब करती हूँ, फिर भी माँ हर रोज मुझे ताने देती हैं। पता नहीं मुझसे क्या गलती हो जाती है। पायल हाथ में बाल्टी लेकर बाहर निकलती है। उसकी आंखों में गुस्सा भरा है। जब देखो तब मुंह लटकाए रहती है। जा आप कुएं से पानी भर ला। और हाँ, तेरी बहन सोनल के लिए फूल भी तोड़ लाना, क्योंकि वो आज मंदिर जाएगी पूजा करने के लिए। जी माँ, मैं अभी जाती हूँ। काव्या बाल्टी लेकर पानी लाने जाती है। सोनल, जो वो एक कोने में बैठी गर्म दूध पी रही थी। काव्या कुएं के पास पहुंचती है। आसपास का माहौल अच्छा था, लेकिन उसके मन में उदासी थी। तभी पड़ोस की बुजुर्ग दादी आती है। काव्या बिटिया,
इतनी सुबह सुबह फिर काम में लग गई। क्या करूं दादी, माँ ने कहा है तो करना ही पड़ेगा, लेकिन वो सोनल को तो कुछ नहीं कहती। काव्या बिटिया, सगी और सौतेली माँ में बहुत फर्क होता है, ये तू कब समझेगी? लेकिन तू घबरा मत, भगवान सब देखता है। दादी, मैं तो यही चाहती हूँ कि माँ भी मुझे अपनी बेटी माने। एक दिन आएगा बेटी, जब तेरा मन और मेहनत ही तुझे सबसे ऊंचा करेगी। तू बस सच्ची बनी रहे। इतना कहकर दावी वहाँ से चली जाती है और काव्या पानी लेकर घर आती है। और जब काव्या आती है उसकी माँ कहती है, जाओ अब जंगल से लकड़ी लेकर आओ, घर में चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी नहीं है। ये सुनकर काव्या के मन बहुत उदास हो जाती है, लेकिन वो कर भी क्या सकती है। उसने माँ को कुछ नहीं कहती। वो चुपचाप जंगल की ओर लकड़ी लाने चली जाती है। लकड़ी इकट्ठा करते करते शाम हो जाती है। शाम का समय काव्या जंगल से लकड़ी लेकर लौट रही थी। माथे पर पसीना, हाथों में कांटे लगे थे। घर पहुंचते ही पायल गुस्से में आग बबूला हो जाती है। इतनी देर कहाँ थी? शाम हो गया और तू अब आ रही है? माँ, लकड़ियाँ भारी थी, इसीलिए रुक रुक कर आ रही थी। झूठ मत बोल, तुझे काम में मन ही नहीं लगता। काव्या चुपचाप सिर झुका लेती है। रात के समय खाने में काव्या को एक बासी रोटी और थोड़ी सी दाल दी जाती है। वहीं सोनल के सामने घी लगी रोटी और पनीर की सब्जी रखी थी। माँ, क्या मुझे और एक रोटी मिल सकती है? मुझे बहुत भूख लगी है। नहीं, तुझे और रोटी नहीं मिलेगी, तुझे खाना कम मिलेगा, तभी तो ठीक से काम करना सीखेगी। काव्या चुपचाप बाहर निकल जाती है। आंखों में आंसू थे और चांद को देखते हुए सोचती है, पिताजी जब यहाँ थे तब सब कुछ अच्छा था और माँ तो मुझे अकेली छोड़कर चली गई, लेकिन जब वो चल बसे तो सब बदल गया। अब ये सौतेली माँ क्यों नहीं समझती कि मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी प्यार चाहती हूँ। तभी हल्की हवा चलती है और दूर से किसी मंदिर की घंटियां सुनाई देती हैं। वो भगवान से प्रार्थना करती है, हे भगवान, मुझे शक्ति देना ताकि मैं ये दर्द सह सकूं और एक दिन कुछ बन सकूं। अगली सुबह काव्या झाड़ू लगा रही थी। तभी पायल आकर बोलती है, अरे ओ काव्या, जल्दी से काम खत्म करो, क्योंकि आज तेरे पिता आ रहे हैं। और हाँ, भूल से भी ये मत बताना कि मैं तुझसे ये सारे काम करवाती हूँ, समझी? जी माँ, मैं नहीं बताऊंगी। और हाँ, तुम्हारे पिताजी के आने से पहले खाना बना देना। पायल ये कहकर वहाँ से चली जाती है। काव्या के पिता 1 महीने बाद शहर से घर आता है। ओ काव्या बेटी, अरे कहाँ हो तुम? जरा यहाँ तो आना, देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। अरे आप आ गए, मैं आपकी ही राह देख रही थी। अरे हाँ, वो सब तो ठीक है, पर काव्या कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही है। और कहाँ होगी? सो रही होगी। महारानी कोई काम तो करती नहीं है, आप मुझ बोलते क्यों नहीं है? अरे कोई बात नहीं, अभी तो वो छोटी है, बड़ी हो जाएगी तो खुद ही काम करने लग जाएगी। अरे कोई बात नहीं, मैं हूँ ना। मैं तो इस घर में आई ही थी काव्या का अच्छे से ध्यान रखने के लिए। आखिर वो तो मेरी ही बेटी है ना। सौतेली माँ हूँ तो क्या हुआ, हूँ तो एक माँ ही। जब उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी तो मैं बहुत ही चिंता में पड़ गया था कि अब मेरी बेटी का क्या होगा, कौन रखेगा इसका ध्यान। तभी वहाँ पर काव्या आ जाती है। अरे पिताजी, आप आ गए? मैं आपको कितना याद कर रही थी। अरे हाँ मेरी बेटी, मैं आ गया। और देख तुम दोनों के लिए मैं क्या लेकर आया हूँ, नया कपड़ा। ये तो बहुत महंगा होगा ना पापा, ये लाने की क्या आवश्यकता थी? अरे क्यों ना लाऊं, तू तो मेरे घर की लक्ष्मी है। चलिए जी, अब आप मुंह हाथ धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। रवि खाना खाने के समय काव्या को पूछता है, काव्या बेटी, तुम्हारा तबीयत खराब है क्या?
तुम इतनी दुबली पतली सी हो गई हो। नहीं पिताजी, मैं ठीक हूँ, बस ऐसे ही। क्या बताऊं जी, काव्या तो दिन रात आपको ही याद करती रहती है, इसी कारण वो दुबली पतली हो गई है। अरे काव्या बेटी, मैं तो तुम्हें बोलना ही भूल गया कि अब मैं शहर काम करने नहीं जाऊंगा, तुम्हारे साथ ही रहूंगा। अब तुम चिंता मत करो, अब तो बरसात भी खत्म हो गया है, तो अब यहीं पे काम भी मिल जाएगा। सच में पिताजी? अब पिता के आ जाने से काव्या बहुत ही खुश हो जाती है। उनके यहाँ आने के बाद पायल ऐसे दिखावा करती है कि वो काव्या से बहुत प्यार करती है और उसका पूरा ध्यान रखती है। अगले दिन सुबह जब रवि काम पर जा रहा था, तभी उसे पड़ोसी दादी कहती है, अरे रवि बेटा, तुम शहर से कब आए और काव्या बिटिया कैसी है? मैं कल ही आया हूँ और काव्या बिटिया भी ठीक हैं। अरे बेटा, क्या बताऊं तुम्हें, जब से तुम शहर काम करने गया, तब से काव्या बिटिया को उसकी सौतेली माँ ने स्कूल भी छुड़वा दी और घर का सारा काम भी करवाती है। तभी मैं सोच रहा था कि काव्या इतनी दुबली पतली सी क्यों हो गई है। अरे बेटा, खाना भी कम दे रही थी और काम भी बहुत सारा करवाती थी। ये सुनकर रवि काम पर नहीं जाता है और वहाँ से वापस घर की ओर लौट जाता है। रवि घर आते ही देखता है कि काव्या को उसकी माँ डांट रही थी। क्या हो रहा है यहाँ? पायल, तुम काव्या के साथ ठीक नहीं कर रही हो। वो मेरी बेटी है और तुम्हें उसे भी उतना ही प्यार देना चाहिए जितना तुम सोनल को देती हो। अरे जी, मैं डांट नहीं रही थी, काव्या को मैं समझा रही थी कि तुम दोनों आपस में झगड़ा मत करो। सब कुछ जानता हूँ। पायल, तुम सच सच बताओ क्या हुआ है। तभी काव्या सच सच सब कुछ बोल देती है। माँ ने हमेशा मुझे काम करने के लिए कहा और सोनल को आराम करने दिया। मैंने बहुत गलती की है काव्या, मुझे माफ कर दो और आज से तुम मैं बहुत प्यार करूंगी, मुझे माफ कर दो। अब पायल और काव्या के बीच समझ बढ़ जाती है। पायल काव्या से भी अच्छे रिश्ते बनाने लगती है। रवि खुश है कि अब उसका परिवार एक हो गया है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चा परिवार वही होता है जहाँ सब एक दूसरे को समझते हैं, प्यार करते हैं और साथ निभाते हैं, चाहे रिश्ता खून का हो या नहीं।